हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू में। और मैं सत्यम परमार, नाम आप लोग पहचान ही चुके होंगे। और इसमें अपन लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या। बी ऑप्शन में दिया गया है कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या। सी में दिया गया है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या। और चौथे में यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात किसकी कर रहा है? प्रादेशिक विकास की, वो भी इसमें सामाजिक सूचक की ये बात कर रहा है। इंग्लिश में देख लीजिए। Which of the following is not a social indicator of regional development? Number of primary schools in the region। देखिए जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो अपना किसका कार्य करते हैं? ये अपना सामाजिक है ना। ये किसका कार्य कर रहे हैं? रीजनल डेवलपमेंट का ही कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो चिकित्सालय बने होते हैं ये भी जो कार्य करते हैं वो किसका करते हैं? रीजनल डेवलपमेंट का ही कार्य करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन भी होगा। यहाँ पर नोट पूछा गया है अपन लोगों से। सी में कह रहा है नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये भी क्या है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं ये भी जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट के ही अंतर्गत ही इनके कार्य आते हैं। तो आपका ए बी सी तो नहीं होगा। अब बचे नंबर ऑफ टर्सरी वर्कर्स। तो बताइए आप लोग टर्सरी में कौन से लगे होते हैं? ये आपके जो टर्सरी वर्कर्स होते हैं ये किस में नहीं आएंगे? ये रीजनल डेवलपमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। प्रति व्यक्ति आय के कारण होती है, प्राकृतिक संसाधन का आधार होती है, या फिर औद्योगिक विकास होता है, यहाँ पे नगरीकरण के स्तर होते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी इज इसेंशियली caused by per capita income, नेचुरल रिसोर्स बेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या फिर लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? आप लोग कमेंट किया कीजिए। कितनी बार बोलते हैं आपसे कि आप आंसर यहाँ पे कमेंट किया कीजिए, आपका भी क्या है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। देखिए जो यहाँ पे प्रादेशिक विविधता की बात कर रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी की ये बात कर रहा है, तो वो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन का आधार होता है। क्या होता है ये? प्राकृतिक संसाधन का नेचुरल रिसोर्स बेस होता है ये। इसी में क्या होता है? प्रादेशिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे असर्शन रीजन वाला है ये। यहाँ पे अभिकथन ए कह रहा है कि भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति जो रही थी वो विफल रही है, ठीक है। रीजन इसका बता रहा है कि सामान्य प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तृतीकरण कमजोर होता है, ठीक है। यहाँ पर रीजन भी ठीक कह रहा है। इंग्लिश में देख लीजिए। असर्शन में दिया गया द ग्रोथ प्रोल स्ट्रेटजी फेल्ड टू ब्रिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। रीजन यहाँ पे बता रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट अंडर कंडीशन ऑफ जनरल रीजनल बैकवर्ड्स इज वीक। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो प्रादेशिक विकास है वो क्यों विफल रहा है? क्योंकि जो प्रादेशिक सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो जो पिछड़ापन है वो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। जो नीतियां बनती हैं वो उनको देख करके नहीं बनती हैं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है वो उस क्षेत्र को देख करके नहीं बनाती, वो सबके लिए एक जैसा कर देती है। तो ऐसा होता है किसी को उसकी जरूरत होती है उस स्कीम की, किसी को जरूरत नहीं होती है। हर जगह पे अभी क्या है, जो एजुकेशन है वो नहीं पहुंच पा रही है। आज के टाइम में भी कुछ ऐसे गांव वगैरह हैं जहाँ पे क्या है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। पहुंचा रहे हैं, हर गांव तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है वो भी पिछड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या है कि कहीं पे ज्यादा इसकी सुविधाओं को जरूरत है, कहीं पे कम है, तो इसको क्या है एक ही जैसा मिल रहा है। हाँ, इनको ज्यादा मिलना चाहिए, इनको कम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके कारण क्या है, जो विकास ध्रुव की रणनीतियां रही हैं वो फेल हो रही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो आपका ए हो जाएगा। ए ही आपका करेक्ट है। अभी जैसे इस असंतुलन जो हो रहा है, प्रादेशिक असंतुलन है, विफल हो रही है रणनीतियां, तो इनको पूरा करने के लिए जो नीतियां बनाए गवर्नमेंट जो बनाती है, वो क्या करनी है, जो उस जगह को वहां पे जैसे कि अभी अगर पश्चिम बंगाल में पानी की कमी के लिए कोई वो नीति लेके आए, तो वहां पे पानी की कमी तो है नहीं है, पानी खूब सारा है। वहीं राजस्थान में पानी की कमी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में एक ही सेम नीति लागू कर देगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, विफल होनी है कि नहीं होनी है। तो यही कारण है कि जो रणनीति रही है वो विफल हो रही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा और इसकी व्याख्या भी सही है। आगे बढ़िए। प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गेडिज ने निम्नलिखित संदर्भों में किसका उपयोग किया हुआ है? तकनीकी का, सामाजिक आर्थिक का, पर्यावरणीय का या फिर ऐतिहासिक पारिस्थितिकी का? Patrick Geddes applied which of the following perspective in regional planning? टेक्नोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल या फिर आपका हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल? तो क्या इन्होंने यूज किया था, बताइए आप लोग। तो जो पैट्रिक गैडिस हैं, इन्होंने सामाजिक आर्थिक तत्वों के स्थान पर जो यूज किया था, सॉरी यहाँ पे सामाजिक आर्थिक तत्वों का यूज किया था, सोशियो इकोनॉमिक तत्वों का यहाँ पे इन्होंने यूज किया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा आप लोगों का। जो पैट्रिक गैडिस थे, इनके बारे में जान लो। ये एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे ये? स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने क्या किया था, जो फ्रांस के समाज शास्त्री थे एक, इनका नाम था लीपले या फिर इनको लापले भी बोला जाता है। लापले थे। और इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था कार्य परिवार का, स्थान, इनने दिया था ये वाला, स्थान, कार्य एवं परिवार, इसका इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और इसी से ये प्रभावित हुए थे, ये जो क्या नाम है इनका, पैट्रिक गैडिस ये प्रभावित हुए थे और इन्होंने ही एक शब्द दिया था, कॉनोवेशन। ठीक है, इससे प्रभावित होकर के इन्होंने दिया था। ठीक है, और जो पैट्रिक गैडिस है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम है सिटीजन एवोल्यूशन। प्रभावित किससे थे? लीपले से थे। लीपले ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? स्थान, कार्य एवं परिवार का दिया था। इसी से प्रभावित होकर के पैट्रिक गैडिस ने एक वर्ड दिया, कोनोवेशन। और इन्होंने जो बुक लिखी थी पैट्रिक गैडिस ने, इसका नाम था सिटीजन और इवेल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ में, या फिर आप लोग की सातवीं पंचवर्षीय योजना में, या 10वीं में? कंसर्न विद रीजनल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट वॉज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ या फिर 10th? आंसर कीजिए फटाफट से। तो जो चिंता व्यक्त की गई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो आप लोगों की फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रही थी। ये कब आई थी? 1969 में लेकर के ये 74 तक चली थी पंचवर्षीय योजना। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 5 साल की योजना होती थी। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे इसमें, ये बताएंगे कि जो पंचवर्षीय योजना है कब शुरू हुई थी और कब आके इनका एंड हो गया था। और ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें जो चिंता व्यक्त की गई थी, विशेष जो इनमें ध्यान दिया गया था, वो दिया गया था रोजगार पर। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रोजगार पर दिया गया था, शिक्षा पर दिया गया था ध्यान। ठीक है, इनके प्रावधान में जो शिक्षा की कमी थी इसको दूर किया जाए, रोजगार की कमी थी इसको दूर किया जाए, और साथ में यहाँ पे ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, कृषि, उर्वरक, फर्टिलाइजर जिनको बोला जाता है, उर्वरक,
और जो इस्पात है आपका, इनको भी महत्व दिया गया था। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि जो कृषि है, उर्वरक है, इस्पात है एवं शिक्षा रोजगार, इनकी कमी को दूर करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी, तो वो आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रही थी। लेकिन जो कृषि है इसमें कार्य पहले से ही चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक और दिया गया था, श्रम परक उद्योग पर भी ध्यान दिया गया था। श्रम परक उद्योगों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था। आगे बढ़िए। गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन में संबद्ध है? सूरत, कांडला, बड़ोदरा, गांधीधाम। विच सिटी ऑफ गुजरात इज एसोसिएट विद साल्ट प्रोडक्शन? सूरत, कांडला, बड़ोदरा या फिर आपका गांधीधाम हो जाएगा। बताइए, आंसर कीजिए। देखिए, जो गुजरात है, गुजरात का जो गांधीधाम है, कौन सा गांधीधाम है, ये क्या हो जाएगा? नमक के उत्पादन में पहले नंबर पर या फिर सबसे ज्यादा आता है आप लोगों का गांधीधाम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो गुजरात में बड़ोदरा है, बड़ोदरा और सूरत, ये दो जगह हैं जो फेमस हैं सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए ये वाली जगह फेमस है, तो ये वाला भी याद रख लेना। आगे बढ़िए। सूची एक, सूची दो दी गई है। यहाँ पे आप लोगों के खनिज दिए गए हैं और उनकी जगह दी गई है, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है। पहले में खनिज लोहा दिया गया है, खनिज तेल, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट। स्टेट वाइज पूछा गया यहाँ पे, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं झारखंड। तो देखिए, जो खनिज लोहा है आप लोगों का, वो प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ से, यानी कि सेकंड हो जाएगा। खनिज तेल है जो प्राप्त होता है, काफी आपको याद होगा, असम से, डिगबोई जगह है यहाँ पे, असम है आप लोगों का फर्स्ट में। इसके बाद में अभ्रक है, अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है, फोर्थ लिख लीजिए। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट बचा है यहाँ पे आपका, तो ये आपका राजस्थान से प्राप्त होता है, थर्ड हो जाएगा, यानी कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एवं थर्ड हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, भी बी करेक्ट होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, सिर्फ नाम दिए गए हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ी है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नांकित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? अंकलेश्वर, बड़ोदरा, अहमदाबाद एवं सूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ रिवर तापी? अंकलेश्वर, बड़ोदरा, अहमदाबाद या फिर सूरत, कौन सा है जो कि तापी के मुहाने पर स्थित है इनमें से? तो जो आपका सूरत शहर है, सूरत किसके मुहाने पर बसा हुआ है? ये आपकी तापी नदी के मुहाने पर सूरत शहर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? महाबलेश्वर, बारामती, पंचघनी या फिर रत्नागिरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द रेन शेडो ऑफ द वेस्टर्न घाट? महाबलेश्वर, बारामती, पंचघानी एवं रत्नागिरी। तो देखिए, जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ये पर्वत है, और इधर से आपकी गर्म और जो आर्द्र हवाएं हैं यहाँ से आकर के चल रही हैं। जब गर्म हवाएं होती हैं तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर में उड़ती हैं, ऊपर की ओर में उड़ती हैं। जब समुद्र के करीब से गुजरेंगी तो इसमें क्या होता है, नमी आती है, नमी आती है, वाष्प बनता है, संघनन होता है। तो यहाँ पे ये हवाएं आकर के पर्वत से टकराती हैं, तो इस साइड में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। यहाँ पे क्या करेंगी, ये वर्षा करेंगी। तो ये वाली जगह क्या हो गई आप लोगों की, यहाँ पे तो बारिश हुई, और यहाँ पे ये जो जगह हुई ये वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं गई अब ये सूखी हवाएं जाएंगी, इसके साथ में बारिश नहीं होगी। तो ये वाला जो जगह बना आप लोगों का, ये रेन शेडो जोन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिमी घाट का। आंसर कीजिए फटाफट से। तो जो आपका बारामती है, बारामती जो आएगा वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो इसको बोला जाता है पवना विमुखी ढाल भी बोल दीजिए आप इसको, या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र बोल दीजिए, या फिर पवन पर्वत की दूसरी ढलान बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कई सारे इसके नाम हैं।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत के निम्नांकित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाइए। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है। दिए गए यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान एवं तमिलनाडु। तो चलिए इनके देख लेते हैं कितना कितना इनका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है। अगर आप लोग ऑप्शन से करेंगे तो दो एलिमिनेट हो जाएंगे। राजस्थान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये आपका फैला है शायद 34 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों का राजस्थान फैला हुआ है। इसके बाद में आपका आता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश तो नहीं है, इसको छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के बाद में आप लोगों का महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की है दूरी 3,82,8,245 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। और इसके बाद में आप लोगों का उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद में कर्नाटक आता है। इसकी जो ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है? ये आपका 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद में आप लोगों का तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु जो फैला हुआ है आपका 1,03,30,000, एक मिनट गलत लिख लिए, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों का तमिलनाडु फैला हुआ है। तो अब कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले राजस्थान है। राजस्थान के बाद में आप लोगों का महाराष्ट्र है, यानी कि तीसरे के बाद में फर्स्ट है। दोनों में दिया गया है, हटा देंगे इसको। और इसके बाद में आप लोगों का कर्नाटक है। कर्नाटक आपका सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डी करेक्ट है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। वृत्तीय एवं खंड चित्र को यह भी कहा जाता है। रिंग चित्र, पाइल चित्र, पाई चित्र या फिर पिक्टोरियल चित्र। सर्कल एंड सेक्टर डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज रिंग डायग्राम, पाइल डायग्राम, पाई डायग्राम या फिर पिक्टोरियल डायग्राम। क्या बुलाते हैं? जो सर्कल और सेक्टर डायग्राम होते हैं तो इनको अपन लोग पाई चित्र भी बोला सकते हैं। ये जो पाई डायग्राम होता है वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे अपन लोग रेशियो में लिखते जाते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वह प्रक्षेप जिसमें लॉक्सोड्रोम की सीधी रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है वो कौन सा होता है? नोमोनिक, मर्केटर, गाल स्टीरियोग्राफिक या फिर सिलेंड्रिकल समक्षेत्रीय। द प्रोजेक्शन इन विच लॉक्सोड्रोम आर शोन एज स्ट्रेट लाइन। कौन सा होता है आपका? नोमोनिक, मर्केटर, गाल स्टीरियोग्राफिक या फिर आपका सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया। कौन सा होगा? आंसर कीजिए फटाफट से। ठीक है, जो इसमें जो लक्ष्य होती हैं, सीधी रेखाएं दिखाई जाती हैं, वो होता है आप लोगों का मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग जाएंगे ग्लोब तक तो यहाँ पे सीधी रेखाएं होती जाती हैं। ग्लोब पर आकर के इनकी थोड़ी सी कम होती है। इस तरीके से यहाँ पे लाइनें दिखाई जाती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसको सबसे पहले बनाया गया था 1559 में बनाया गया था शायद, और इसको बनाया गया था मर्केटर महोदय के द्वारा, इनको बनाया गया था। इसीलिए इसका नाम भी मर्केटर उनके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, और इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये अक्षांश रेखाएं ये सीधी दिखाई देती हैं, एकदम समानांतर होती हैं इनके। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो भी सीधी ही दिखाई देती हैं, इसमें याद रखने हैं। और ये क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? ऐसे बराबर होती हैं, चौखाने टाइप की ये बन जाती हैं। और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा इतना याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वह पद्धति जो आंकड़े एकत्रण, आंकड़ों का प्रक्रम और आंकड़ों की समीक्षा से बनी है वह कहलाती है क्या? डिजिटल इमेज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग प्रणाली या फिर ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली। अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस इज कॉल्ड डिजिटल इमेज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम या फिर आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जो आपका
ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों का प्रक्रम किया जाता है एवं आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और कल से जो आपका सेशन होगा इसमें कंप्लीट 50 क्वेश्चन होंगे। अभी आपका छोटा छोटा चल रहा था, अब क्या है, हम पूरा एक पेपर एक बार में, और उसके बाद में जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर आएगा तो उसमें हम 100 ही करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, 2 से ढाई घंटे का सेशन हो सकता है, तो आप घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दी गई है। परिक्षेपण, टॉली मार्क, ढाल की प्रतिक्रमण रेखा, सहसंबंध, यहाँ पे उनके गुणांक दिए गए हैं, बी, एस, डी, आर एवं बारंबारता। डिस्पर्सन, टेलीमार्क, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, कोरिलेशन, बी, एस, डी, आर एवं फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड्स इनके लगाने हैं। तो देखिए, जो डिस्पर्सन होता है इसको, या फिर प्रक्षेपण है, इसको डिनोट करते हैं अपन लोग एस डी से। ठीक है, एस डी आप लोगों का सेकंड में है। टेलीमार्क है, इसको डिनोट किया जाता है बारंबारता में, यानी कि आपका फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ है। ढाल की प्रतिक्रमण रेखा, जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है, सी ऑप्शन में यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे बी लिख लीजिए। और आर बराबर आपका रिलेशन की बात कर रहा है, सह संबंध की बात कर रहा है, डी में यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, यहाँ पे थर्ड है ना, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एवं थर्ड। तो जो ऑप्शन आपका सही है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एवं थर्ड है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि को कहा जाता है हिल शेडिंग, स्पॉट हाइट, हेस्योर या फिर बेंचमार्क। द मेथड विच शोज बाय यूज ऑफ लाइट एंड शेड इज ऑल्सो हिल शेडिंग, स्पॉट हाइट्स या फिर हेस्योर या बेंचमार्क। तो क्या बोला जाता है, इसको आंसर कीजिए। जिसमें प्रकाश एवं छाया के द्वारा धरातल को दर्शाया जाता है उसको बोला जाता है हेस्योर प्रणाली, इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।